नमस्कार साथियों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अकेले में बात करना ठीक नहीं होता। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि आप मेरे साथ हैं। राजकमल, माफ़ कीजिएगा, राजपाल एंड सन्स के इस फेसबुक पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को यहाँ राजपाल एंड सन्स से और मुझसे जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हम सब एक बहुत ही कठिन समय में जी रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने में दुनिया के सामने, प्रकृति के सामने एक बिल्कुल भिन्न किस्म का संकट उपस्थित हुआ है। ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक और इतिहास लिखने वाले कि लगभग 100 वर्षों में एक बार कभी कभी ऐसे संकट हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये संकट कोरोना नाम के एक वायरस का है, जिसने हम सबको, सिर्फ भारतीयों को नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के लोगों को, समूची मनुष्य जाति को उनके घरों में कैद कर दिया है। हम सब अपना सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक और साधारण जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इस समय ने हमें बिल्कुल नई तरह से सोचने के लिए विवश किया है। प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है, पूंजीवाद के 250 वर्षों में हमने प्रकृति के साथ जो संबंध कायम किया है, उसके बारे में ये महामारी एक तरह से हमें सोचने के लिए विवश कर रही है। लेकिन मनुष्य की जिजीविषा किसी भी महामारी, किसी भी प्राकृतिक आपदा और किसी भी तरह के संकट से हमेशा ज़्यादा बड़ी साबित हुई है। इसीलिए हम सब अपने अपने घरों में कैद रहकर अपने सामाजिक जीवन को और अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें हम अपने अपने घरों में बंद रहकर भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक सामाजिक एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस महामारी के संकटों से एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये जो सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, राजनैतिक और अर्थतंत्र के संकट हैं, उनके प्रति एक तरह का सचेत दृष्टिकोण रख रहे हैं। इस महामारी ने हम में से बहुतों को, ख़ास तौर पर जो निम्न मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय लोग हैं, उन्हें एक भयानक आर्थिक स्थिति और आर्थिक संकट में डाल दिया है। इसलिए हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास कहीं भी कोई इस तरह का व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समूह हमें दिखाई देता है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम सबको उनकी मदद के लिए सामने आना चाहिए। और ये मनुष्यता का बढ़ा हुआ हाथ जो हम उनकी तरफ बढ़ाएंगे, यही वो कला है, यही वो गुण है जो मनुष्यता को हमेशा आगे ले जाती है। मैं आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत सारे अनजान लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ, सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, सत श्री अकाल और अस्सलाम अलैकुम कहता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजपाल एंड सन्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लगभग क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर चुके एक नाटक पर, और उस नाटक के बहाने पिछले 60-70 वर्षों के आधुनिक जीवन पर बात करने के लिए। आप सब जानते हैं कि मुझे आज बात करनी है मोहन राकेश के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन पर। आप ये भी जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाम का ये नाटक 1959 में प्रकाशित हुआ और हिंदी में प्रकाशित होते ही एक तरह का युगांतकारी परिवर्तन इस नाटक ने किया। 1959 में जब ये नाटक प्रकाशित हुआ तो
ये जो 50 से 60 का दशक है भारतीय नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शताब्दियों बाद भारतीय बुद्धिजीवियों ने, शिक्षितों ने और रचनाकारों ने नाटक को गंभीरता से लेना शुरू किया था। तो जो महान भारतीय परंपरा है नाटक की, जिसमें हम भास को देखते हैं, कालिदास को देखते हैं, शूद्रक और भभूति, महेंद्र वर्मन जैसे नाटककारों को देखते हैं, और आधुनिक युग में हम भारतेंदु, रविन्द्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककारों को देखते हैं। उन नाटककारों की श्रृंखला में भारतीय भाषाओं से 5 नाटककार हमारे सामने 50 से 60 के बीच में उभरते हैं। ये नाटककार अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं, इनकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं, इनके फोकस अलग अलग तरह के हैं, और मानवीय जीवन के बारे में इनका दृष्टिकोण भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, नितांत अलग भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के समरूप भी नहीं है। ये 5 नाटककार हैं। कन्नड़ में गिरीश कर्नाड, मराठी में विजय तेंदुलकर, बांग्ला में बादल सरकार, हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी में हबीब तनवीर और हिंदी में मोहन राकेश। ये 5 वे नाटककार हैं जिन्होंने हमारे सामने फिर एक ऐसी स्थिति पैदा की, हमारे सामने रचनात्मकता का एक ऐसा नया रूप स्थापित किया जिससे कि हम जान सकें कि हम एक महान नाट्य परंपरा और महान रंग परंपरा के देश हैं, रंग परंपरा के मुल्क हैं। वो नाटक जहाँ भारत का नाट्यशास्त्र लिखा गया है और नाट्यशास्त्र की परंपरा में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। वो मुल्क जहाँ क्लासिकल रंगमंच की एक महान परंपरा है, वो मुल्क जहाँ लोक रंगमंच की एक महान परंपरा लगातार हमारे समय तक जीवित है, उस मुल्क में पिछले लगभग 1000 साल में, यानी 1000 से लगभग 1900 के बीच तक कोई बड़ा नाटक दिखाई नहीं देता। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककारों के बाद ये 5 नाटककार उभरते हैं जो नाटक की दुनिया में एक तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। और 900 वर्षों में, 1000 सालों में नाटक जो सिर्फ एक प्रदर्शन की चीज रह गया था, अभिनेता मंडली ही, रंग समूह ही नाटक पैदा करते थे, पुरानी कहानियों से नाटकों का निर्माण करते थे और वो उन्हें खेलते रहते थे, और लोक परंपरा में इस तरह के नाटक जीवित थे। लेकिन लिखित नाटक की दुनिया में ये 5 नाटककार हैं जिन्होंने एक युगांतकारी और क्रांतिकारी परिवर्तन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये हमारे 5 नाटककार भिन्न भिन्न दिशाओं के हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं, और इन्हीं 5 नाटककारों में से एक नाटककार हैं मोहन राकेश। और वे जो पहला नाटक हिंदी में लेकर आते हैं, कुछ छोटी 3 पूरे नाटक और छोटी एकांकियां लिखी, लेकिन उन 3 नाटकों में भी मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक है वो आषाढ़ का एक दिन है। ये नाटक क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसके प्रकाशित होते ही आलोचकों का, रंग आलोचकों का, नाट्य आलोचकों का, साहित्य समीक्षकों का, रंगकर्मियों का और नाटक के पाठकों का बहुत गहरा और ज़बरदस्त प्रभाव उन पर इस नाटक का पड़ता है। इब्राहिम अलकाजी जैसा निर्देशक, जो अभी अभी हिंदी रंगमंच करने के लिए 59-60 में ही हिंदी में आया था, उसका ध्यान इस नाटक पर पड़ता है और वो इस नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त प्रदर्शन करता है। बीवी कारंत, जो कि स्वयं एक बहुत बड़े रंग निर्देशक थे, उसी परंपरा के रंग निर्देशक जो 50-60 के दशक में उभरे हुए रंग निर्देशकों इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर, शंभु मित्र, उत्पल दत्त जैसे जो महान निर्देशकों की परंपरा में एक निर्देशक थे, जिन्होंने कन्नड़ में भी काम किया और हिंदी में भी काम किया, वो ये मानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन का जो प्रदर्शन इब्राहिम अलकाजी ने किया, उस प्रदर्शन से ही एक तरह से गंभीर और आधुनिक हिंदी रंगमंच की नींव पड़ती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा नाटक है जो रंगमंच को उकसाता है,
जो रंगमंच को एक प्रेरणा देता है, जो रंगमंच को एक धक्का देता है और रंगमंच में कुछ नया करने वालों को आकर्षित करता है। और इसलिए ये नाटक हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण होकर उभरता है। नेमीचंद जैन जैसा रंग आलोचक, जिसे नाटक और रंगमंच की बहुत गहरी समझ थी और एक तरह से भारतीय भाषाओं में उन जैसा कोई रंग आलोचक, थिएटर और ड्रामा का वैसा कोई क्रिटिक नहीं हुआ है पिछले 60-70 सालों में, उन्होंने 59 में इसके प्रकाशित होते ही इस पर बहुत ही गंभीर और प्रभावशाली टिप्पणी की थी और उन्होंने इसे एक उम्मीद की तरह देखा था। इसलिए ये नाटक इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने नाटक और रंगमंच के बीच जो दूरी थी, जो अंतराल था, नाटककार अलग तरह के अलग कमरों में बंद होकर अपने नाटक लिख रहे थे और रंगकर्मी उन नाटकों की तरफ नहीं जा रहे थे, वो इंस्पायर नहीं हो रहे थे, या वो ऐसे नाटक थे जो रंगमंच पर खेले नहीं जा सकते थे, जो रंगमंच की शर्तों के अनुकूल नहीं थे। लेकिन ये एक ऐसा नाटक है, यद्यपि कि इससे पहले छुटपुट कोशिशें हिंदी में हुई जहां रंगमंच को उकसाने वाली एक गतिविधि नाटक के भीतर दिखाई देती है। उपेंद्र नाथ अश्क और ख़ास तौर पर जगदीश चंद्र माथुर के कुछ नाटक इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय हैं, परंतु एक क्रांतिकारी नाटक जिसने नाटक और रंगमंच की इस अलगाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया और दोनों को बहुत करीब ले आया, ऐसा पाठ आषाढ़ का एक दिन का पाठ है। इसलिए इस नाटक का जो सबसे पहला और बहुत ही क्रांतिकारी महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, ये महत्व इस बात से है कि इस नाटक ने रंगमंच को आकर्षित किया और रंगमंच में बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा की तरह ये सामने आया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आषाढ़ का एक दिन का के प्रभावशाली होने का और उसके ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नाटक होने का, वो है इसका कथ्य। जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी के सभी नाटककार जो भारतीय भाषाओं में उभरे थे, ये सभी नाटककार एक तरह से अपनी अपनी भाषाओं के या भारतीय भाषाओं के पहले आधुनिक नाटककार थे। ये वे नाटककार थे जो नई जिंदगी, आधुनिक जिंदगी की बहुत सारी जद्दोजहद को, नए जीवन को, नए जीवन के कश्मकश को, नए जीवन सत्य को, नए सामाजिक सत्य को, नए वैश्विक सत्य को, नए मानवीय सत्य को अपने नाटकों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। इसलिए ये जो कंटेंट इन नाटककारों के माध्यम से नाटकों के भीतर उभर कर आया, वो एक तरह से बहुत आधुनिक और समकालीन जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ या उससे संबंधित है। बहुत सारे ऐसे हमारे साधारण पाठक हैं और युवा विद्यार्थी हैं जो आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटक के ऊपरी कलेवर या उसके कथा आधार से, जो कथा मोहन राकेश चुनते हैं, उसे एक तरह के धोखे में आ जाते हैं। एक तरह का भ्रम उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये कोई ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक के माध्यम से कोई अतीत की कथा कही गई है। इस नाटक का जो मुख्य चरित्र है कालिदास, चूंकि इसी नाम का एक चरित्र इतिहास में भी मिलता है और संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और नाटककार से ये नाम मिलता है, और नाटक के भीतर जो परिस्थितियां हैं, नाटक के भीतर जिस तरह का चरित्रीकरण, जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन मोहन राकेश ने उभारा है, वो उसी कवि और नाटककार को ध्यान में रखकर किया गया है। इसलिए ये धोखा लगना स्वाभाविक है कि ये नाटक ऐतिहासिक नाटक है या ये नाटक अतीत की कथा कहना चाहता है, परंतु ये नाटक अतीत की कथा नहीं कहता। ये नाटक कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं है। ये नाटक बिल्कुल अपने समय का, अपने समय से नाभिनालबद्ध, अपने समय के तात्कालीन जीवन और तात्कालिक मानवीय समाज से और मानवीय समस्याओं से सीधे जुड़ा हुआ नाटक है। इसीलिए कालिदास कवि और नाटककार कालिदास के चरित्र पर आधारित होने के बावजूद
उसका एक तरह का आसरा लेने के बावजूद, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में जो कालिदास चरित्र है उसकी पीठ कवि और नाटककार कालिदास पर टिकाई है। लेकिन आषाढ़ का एक दिन का जो नाटक चरित्र कालिदास है वो 1950 और 60 के दशक का आज़ाद हिंदुस्तान का कालिदास है, आज़ाद हिंदुस्तान में रहने वाला कालिदास है। और इसका संबंध अतीत से नहीं बल्कि तत्कालीन और समकालीन जीवन से है। इसलिए ये कालिदास ऐतिहासिक कालिदास ना होकर समकालीन, समसामयिक, वर्तमान और तत्कालीन कालिदास है। और यही इस नाटक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो इस नाटक को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। पूरी दुनिया में जिस तरह से यथार्थवादी रंगमंच और रंगशिल्प का विकास हुआ, हम सब जानते हैं कि यह नाटक यथार्थवादी रंगशिल्प पर, यथार्थवादी नाट्यशिल्प पर आधारित है। बल्कि यही क्या, मोहन राकेश के तीनों नाटक मोटे मोटे तौर पर उस पर नाट्य परंपरा और रंगमंच परंपरा से संबंधित हैं जिसे हम मोटे तौर पर यथार्थवादी नाट्यशिल्प या यथार्थवादी रंगशिल्प या यथार्थवादी रंग परंपरा कहते हैं। तो पूरी दुनिया में जो यथार्थवाद का रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में विकास हुआ था, जिसमें बड़े बड़े नाटककार चेखव और इब्सन जैसे, बर्नार्ड शॉ और गाल्सवर्दी जैसे, गोगोल जैसे नाटककार उभर कर आए थे, उन्होंने यथार्थवाद में अपने अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए साधारण और हाड़ मांस के मनुष्य को और साधारण जीवन की परिस्थितियों को कथा आधार के रूप में ग्रहण किया। और एक तरह से उन्होंने साधारण मनुष्य की कथा कही, परंतु तत्कालीन और समकालीन चरित्रों और तत्कालीन स्थितियों के माध्यम से ही उन्होंने अपने अभिप्रायों को प्रायः व्यक्त किया था। मोहन राकेश की विशिष्टता यह है कि यथार्थवाद की उस पूरी यूरोपीय परंपरा में ये जो तत्कालीन और समकालीन से जीवन आधार, जीवन स्थितियां, चरित्र और परिस्थितियां लेने की ये जो बात थी, उसको एक तरह से मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने नाटक को महाकाव्यात्मक और महाआख्यात्मक बनाने की कोशिश की, जिसके तहत उन्होंने अभिप्राय और अभिप्रेत तो समकालीन जीवन से लिए, यानी 1950 और 60 के आज़ाद हिंदुस्तान से, लेकिन उन्होंने कथा का ढांचा और पर्दे पर दिखने वाला जो दृश्य चुना वो अतीत का दृश्य था। इस तरह से उन्होंने यूरोप के यथार्थवाद को, पश्चिमी भाषाओं के यथार्थवाद को और यथार्थवादी नाट्यशिल्प और रंगशिल्प को एक बिल्कुल ही नया मोड़ या कलेवर दे दिया। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना है स्वयं यथार्थवाद के क्षेत्र में, जहां अतीत के आवरण से, अतीत के कथा आधार के आवरण से, अतीत के चरित्रों के आवरण से कोई नाटककार समकालीन जीवन की, तत्कालीन जीवन की कथा कहता है। मैं कई बार सोचता हूं, और आप सब जिन्होंने ये नाटक देखा होगा वे भी सोचते होंगे कि आखिर मोहन राकेश ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपने समय की कथा कहने के लिए अतीत के कथा आधारों वाली एक कल्पित कथा का आसरा क्यों लिया। वो शायद इसलिए कि मोहन राकेश के मन में भास और कालिदास जैसा भवभूति और शेक्सपियर जैसा यूनानी महान नाटकों जैसा कोई नाटक लिखने की इच्छा, जयशंकर प्रसाद और रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों की तरह कोई नाटक लिखने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना संभवतः उनके मन में थी। इसलिए वे अपने चरित्रों को एक खास तरह की भव्यता और एक खास तरह की दिव्यता और एक खास तरह की चाक्षुषता देना चाहते थे। यानी ये वो नाटक है जो एक खास तरह से यथार्थवाद को चाक्षुष रूप से सुंदर बनाता है, उसे अपने समय से परे हटाकर पीछे की ओर ले जाता है और एक सुंदर दृश्य विधान से बांध देता है। इसलिए मोहन राकेश का ये नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये स्वयं यूरोप की यथार्थवादी परंपरा में भी एक खास तरीके से एक नयापन लेकर आता है और एक नए तरह का प्रयोग उसके भीतर से करता है। तीसरा
इस नाटक का महत्व इसलिए भी है कि यथार्थवाद की परंपरा में होने के बावजूद यह नाटक यथार्थवाद के इकहरे आयामों की ओर नहीं जाता। यद्यपि कि यूरोप में भी यथार्थवाद की दो तरह की धाराएं, दो तरह की परंपराएं हमारे सामने आती हैं। एक यथार्थवाद की वो परंपरा जिसमें बर्नार्ड शॉ जैसे नाटककार हैं, या आगे चलकर आर्थर मिलर जैसा नाटककार होता है, जिससे खुद मोहन राकेश बहुत प्रभावित होते हैं और अपना तीसरा नाटक आधे अधूरे, एक तरह से आर्थर मिलर के नाटकों को, डेथ ऑफ ए सेल्समैन जैसे नाटकों को की प्रेरणा से वो आधे अधूरे जैसा समकालीन जीवन स्थितियों को उठाकर समकालीन जीवन की कथा कहने वाला नाटक लेते हैं। लेकिन इस नाटक में मोहन राकेश बर्नार्ड शॉ और आर्थर मिलर जैसे नाटककारों की परंपरा या धारा में नहीं जाते, बल्कि वे जाते हैं विभिन्न किस्म के यथार्थवादी नाटककारों की तरफ, जिसमें दो नाटककारों का मैं नाम लेना चाहता हूं, और वो हैं चेखव, अंतोन चेखव और इब्सन। ये वे दो नाटककार हैं जिन्होंने यथार्थवाद की ठेठ तत्कालीनता को, ठेठ समसामयिकता को और मानवीय जीवन के सहज कार्य व्यापारों के माध्यम से बात कहने की जो एक प्रविधि विकसित हो रही थी, उसके भीतर एक खास ढंग की मार्मिकता का, एक खास ढंग की गहनता और गजिनता का, एक खास तरह की गहराई का समावेश किया। ये वो गहराई है, ये वो गजिनता है, ये वो मार्मिकता है जो सामान्य तौर पर तब पैदा होती है जब कोई विधा कविता के करीब जाती है, या वो कविता बनने की कोशिश करती है, या वो कविता जैसा हो जाने की एक आंतरिक पहलकदमी या आंतरिक कोशिश उसके भीतर चल रही होती है। ये वो नाटककार हैं इब्सन और चेखव, और उनके नाटकों की परंपरा में ही आषाढ़ का दिन एक ऐसा नाटक है जो नाटक के कलेवर में कविता के करीब जाता हुआ नाटक है। यानी ये एक ऐसा नाटक है जिसकी आत्मा में नाटक के साथ कविता का गुण, कविता का तत्व विद्यमान है। संभवतः दुनिया के महानतम नाटक वे हैं जो महानतम कविताओं की तरह मार्मिक और गहन हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन का महत्व इस बात से भी है कि आषाढ़ का एक दिन एक नया दरवाजा खोलता है हिंदी नाटक की तरफ, जहां नाटक कविता के आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से, ऊपरी तौर पर नहीं, भीतरी तौर पर आत्मिक रूप से उसके करीब जाने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि मोहन राकेश कवि नहीं थे, वे कथाकार थे। वे कहानियां और उपन्यास लिखते थे, और आषाढ़ का एक दिन लिखने तक उनकी प्रसिद्धि नई कहानी के एक बहुत ही प्रसिद्ध और शीर्ष स्थानीय कथाकार के रूप में थी। लेकिन इस नाटक को लिखते हुए उन्होंने अपने कथाकार की रचनात्मकता के साथ साथ एक भीतरी कवित्व को भी धारण किया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह नाटक एक ऐसा नाटक है जो अपनी भीतरीपन में, जो अपनी आत्मिकता में, अपनी आंतरिकता में कविता के बेहद करीब और निकट जाने की कोशिश करता है। इस धारणा से जब मैं चलता हूं तो दोस्तों, मुझे ये नाटक जयशंकर प्रसाद के नाटकों की तुलना में, जयशंकर प्रसाद के किसी भी नाटक की तुलना में, चाहे वह उनके महान नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ही क्यों ना हो, उनकी तुलना में ये ज़्यादा काव्यात्मक मालूम पड़ता है। जयशंकर प्रसाद कवि थे, वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन वो मूलतः कवि थे, एक रोमांटिक कवि। लेकिन उनके नाटकों में, उनके नाटकों की आत्मिकता और आंतरिकता में कविता का वैसा समावेश नहीं है जैसा समावेश मोहन ने कवि ना होने के बावजूद आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटक में करके हमें दिखाया है। इसलिए भारत जो नाटकों की एक ऐसी परंपरा का मुल्क है जहां ज्यादातर हमारे बड़े नाटककार कवि होते रहे हैं, चाहे वो कालिदास हों, चाहे वो भवभूति हों, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों,
इन महान नाटककारों की परंपरा में ही मोहन राकेश खड़े होते हैं और कवि ना होने के बावजूद वो इन महान नाटककारों की परंपरा में, इन महान नाटककारों द्वारा लिखे गए महान नाटकों की परंपरा में ही खड़े होने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये एक तरह से नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में एक ऐसा प्रयोग था जो आंतरिक तौर पर भारतीयता को या भारतीय आत्मा को धारण किए हुए था और ऊपरी तौर पर, ऊपरी कलेवर में ये पश्चिम की यथार्थवादी परंपराओं से भी एक तरह का गहन संवाद कायम कर रहा था। यानी मैं कह सकता हूँ, यदि सूत्र रूप में कहूँ, कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक ऐसा नाटक है जो नाटक यथार्थवाद, पश्चिम के यथार्थवाद और भारतीय क्लासिक परंपरा के बीच में एक संवाद कायम करता है। उन दोनों के बीच में एक ऐसा आंतरिक संवाद कायम करता है जो ऊपरी तौर पर संभव नहीं है, जो बिल्कुल भीतरी तौर पर जाकर ही संभव किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये नाटक ऐतिहासिक कालिदास का नाटक नहीं है, यद्यपि कि स्वयं मोहन राकेश ने ये बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर नाटक के प्रकाशन के बाद अपने बाद के वक्तव्यों में साफ साफ कह दी थी। लेकिन हिंदी में पढ़े जाने की तरह तरह की परंपराएं मौजूद हैं। इस स्वाभाविक है कि इस नाटक को भी अनेक तरहों से पढ़ा गया है और अनेक चरित्रों को केंद्र में रखकर इस नाटक को पढ़ने की कोशिश की गई है और एक पाठ इस नाटक का कालिदास को केंद्र में रखकर किया गया है। इसलिए जब हम इसे ऐतिहासिक कालिदास का नाटक न कहकर समकालीन या तत्कालीन रचनाकार का नाटक कहते हैं, जहां कालिदास सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, चरित्र का नाम कालिदास है पर वो उसका नाम कुछ और भी हो सकता था, उसका नाम मोहनदास भी हो सकता था, उसका नाम मोहन राकेश भी हो सकता था, उसका नाम कुछ भी हो सकता था। असल में ये नाटक एक आधुनिक रचनाकार के भीतरी संघर्ष और सामाजिक संघर्ष की कुछ बहुत महत्वपूर्ण को हमारे सामने लेकर आता है, जिसमें से एक पहलू है कि एक रचनाकार अपने रचना आधारों से या अपने बचपन के जीवन से जहां रचनाकार का निर्माण होता है, काट दिया जाता है। यह आधुनिक जिंदगी की विवशता है, ये आधुनिक जीवन की एक तरह की नियति है। आधुनिक रचनाकार या आधुनिक मनुष्य उस बात के लिए अभिशप्त है कि वो जहां पैदा होगा, जहां वो पलेगा बढ़ेगा, जहां उसका निर्माण होगा, वहां वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसको काम के सिलसिले में या दूसरे रोजगार के सिलसिले में, दूसरे सिलसिलों से उसे वो जगह छोड़कर, विस्थापित होकर, इलियनेट होकर, अपने मूल समाज से पृथक्कृत होकर, अलग होकर एक ऐसे समाज में जाना होगा जो उसका मूल समाज नहीं है। जब आप इस नाटक में देखते हैं तो आप देखते हैं कि कालिदास इस बात को बहुत जोर देकर तीसरे अंक में कहता है। जब वो वापस लौटता है ग्राम प्रांतर में जहां मल्लिका है, और वो इसका एक लंबा एक आलाप है जो अभिनेताओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक आलाप है, तो उस एक आलाप में वो साफ तौर पर कहता है कि जो कुछ भी उसने आगे के जीवन में लिखा, ऋतु संहार लिखकर तो वो ग्राम प्रांतर से गया था, पर्वतीय प्रदेश से गया था, लेकिन आगे जो कृतियां उसने लिखी, चाहे वो मेघदूत हो, चाहे वो रघुवंश हो, चाहे वो शाकुंतल हो, ये सारी कृतियों के भीतर जिस जीवन को वो दोहराता रहा, जिस जीवन से वो प्रेरणा लेता रहा, रचनात्मक आधार लेता रहा, जिस जीवन को ही अंततः वो व्यक्त करता रहा, वो जीवन इसी ग्राम प्रांतर का जीवन है। वो तो इससे भी आगे बढ़कर कहता है कि अंततः मैं, यानी कालिदास और मल्लिका की कहानी को ही नाम बदल बदल कर दोहराता रहा, ऐसा वो कहता है। यानी स्मृति जो उसके मूल जीवन से उसे मिली थी, इस स्मृति को ही वो एक रचनात्मक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करता है
और उस स्मृति कोश से ही वो अपनी रचनाओं का निर्माण करता है। और जब वह उज्जैनी के या कश्मीर के जीवन को अपनी रचनाओं में उभारना चाहता है तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो रचनाकार का द्वंद्व है, ये रचनाकार का जो अंतर्द्वंद्व है, जो सामाजिक द्वंद्व है रचनाकार का, अपनी मूल जगह से बिछुड़ जाने का और अपनी मूल जगह से बिछुड़कर, अलग होकर, पृथक्कृत होकर, एलियनेट होकर एक नई जगह पर अपने रचनाकार को जीवित रखने का, ये नाटक उस समस्या की तरफ हमारा ध्यान, उस विडंबना की तरफ, उस त्रासदी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा, ये कालिदास एक सामान्य रचनाकार है। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1950 में भारत गणतंत्र हुआ, और स्वाभाविक है कि एक आजाद और लोकतांत्रिक मुल्क में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही थी। और इस क्रम में जो सत्ता का एक चेहरा 1947 से 1958, 59, 60 के बीच उभर कर आया था, वो सत्ता रचनाकारों को अभी आकर्षित कर रही थी और रचनाकारों को तरह तरह से अपनी ओर आमंत्रित कर रही थी। मैं बहुत विस्तृत उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस जमाने के अनेक रचनाकार उस जमाने के सत्ता तंत्र में के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता तंत्र के कोई रचनाकार जाता है तो वो सत्ता तंत्र के भीतर जाकर क्या अपनी मूल रचनात्मकता को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने जीवन विवेक को बचाए रख सकता है, या वो सत्ता तंत्र के नियमों से, सत्ता तंत्र की परिकल्पनाओं से और सत्ता तंत्र के मूल्यों के हिसाब से उसे बदल जाना होता है। उसे वे बातें कहनी होती हैं जो सत्ता तंत्र को पसंद हों और जो सत्ता तंत्र की परियोजनाओं में काम करें। इसलिए रचनाकार और सत्ता तंत्र के बीच में एक संघर्ष उस जमाने के रचनाकारों के मन में मौजूद था, और इस संघर्ष की, इस अंतर्द्वंद्व की एक बानगी भी इस नाटक के भीतर हमें देखने को मिलती है। हम यदि वो साधारण तरीकों से निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि अपने मूल जीवन से, अपने सहज और स्वाभाविक जीवन से बिछुड़कर जब कालिदास सत्ता तंत्र का हिस्सा बनता है तो वो अपनी स्मृति कोश से जब तक रचनाकार बना रह सकता है तब तक तो वो बना रहता है रचनाकार, लेकिन उसके बाद उसे, उसके रचनाकार के सामने एक बाधा, एक अड़चन पेश आती है और वो अपने रचनाकार को उस तरह से सतत आगे नहीं बढ़ा पाता जैसा कि वो स्वाभाविक रूप से अपने मूल जीवन में बढ़ा सकता था। इसलिए रचनाकार और सत्ता तंत्र के द्वंद्व को भी ये नाटक इंगित करता है, और इसके बारे में हिंदी में बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है। तीसरे अंक में कालिदास का लंबा एक आलाप, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, उस एक आलाप में वो इस सत्ता तंत्र से मिली टूटन को, इस सत्ता तंत्र से मिली पराजय को और इस सत्ता तंत्र में रहते हुए उसकी आत्मा पर, एक रचनाकार और व्यक्ति के रूप में उसकी आत्मा पर कितने तरह के दबाव थे, उनकी वो अभिव्यक्ति करने की कोशिश करता है। उस जमाने के अनेक रचनाकार अपने समय के सत्ता तंत्र के सामने खड़े हुए बौद्धिकों, कवियों, रचनाकारों के काम का विश्लेषण, विवेचन कर रहे थे। एक विवेचन मोहन राकेश का है जो आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, जहां मोहन राकेश सत्ता तंत्र की आलोचना करने के बावजूद भी कालिदास के प्रति उस तरह से क्रिटिकल नहीं है, उस तरह से आलोचनात्मक नहीं होते, बल्कि कालिदास के प्रति भी एक तरह का ममत्व भरा बर्ताव मोहन राकेश का हमें देता है। लेकिन उसी जमाने के हमारे एक बड़े कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, जो अपनी अनेक कविताओं में, विशेष रूप से भूल गलती और अंधेरे में जैसी कविताओं में, सत्ता तंत्र के सामने झुके हुए बुद्धिजीवियों और कवियों को एक जबरदस्त व्यंग्यात्मक आक्षेप उन पर करते हैं, और वे बहुत ही कठोर टिप्पणियां अपनी इन दोनों कविताओं में मध्यवर्गीय बौद्धिकों और कवियों और कलाकारों पर करते हैं। आपको याद होगा कि अंधेरे में नाम की कविता में विचित्र प्रोसेशन है, जिसमें मुक्तिबोध कहते हैं कि बहुत सारे कवि और पत्रकार और बौद्धिक उस जन विरोधी
गठबंधन का, सत्ता द्वारा बनाए गए गठबंधन और मोर्चे, जो गठबंधन जनता के विरोध में दिन रात काम कर रहा है, जहां वो हत्यारे डोमरजी उस्ताद के साथ खड़ा हुआ है। भूल गलती कविता में वो जिस दरबार का जिक्र करते हैं, उस दरबार के भीतर जितने भी बौद्धिक और कवि हैं, वे सब के सब सत्ता तंत्र की हर तरह की हिंसा और हर तरह के अन्याय और अत्याचार के सामने चुप हैं। मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, आलिम व फाजिल सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। मुक्तिबोध का यह ऑब्जर्वेशन बहुत ही तीक्ष्ण है कि अंततः रचनाकारों को, अंततः बौद्धिकों को सत्ता तंत्र में, सत्ता तंत्र के दरबार में जाकर या तो सत्ता तंत्र से हुकारी के सामने हुकारी भरनी होती है, उनका समर्थन करना होता है, या कि वो वहां चुप रहने के लिए विवश होते हैं। अंधेरे में कविता में अनेक कठोर टिप्पणियां मुक्तिबोध करते हैं। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। रक्तपाई वर्ग से नाभिडाल बद्ध ये लोग, नपुंसक भोग शिराजालों में उलझे, प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुदंती। इतनी कठोर आलोचना मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों और कवियों की, जैसी कि मुक्तिबोध अपनी कविताओं में संभव करते हैं, हम देखते हैं कि उस जमाने का कोई भी लेखक इस तरह की आलोचना नहीं करता। और मोहन राकेश भी आलोचना का जो रास्ता अपनाते हैं वो उतना कठोर नहीं है जितना कठोर रास्ता मुक्तिबोध अपनाते हैं। मोहन राकेश जो रास्ता अपनाते हैं रचनाकार और सत्ता तंत्र के द्वंद्व को समझने के लिए, रचनाकार और सत्ता तंत्र के द्वंद्व को, और इसके माध्यम से रचनाकार के भीतर आई टूटन, पराजय, हताशा और एक जबरदस्त सांस्कृतिक और सामाजिक अलगाव को पहचानने के लिए वो बहुत ही ममत्व भरा है, वो बहुत ही गहरा है, लेकिन वह कालिदास के प्रति उतना आलोचनात्मक नहीं है, बल्कि उसके प्रति एक गहरा राग भरा संस्पर्श रखकर ही मोहन राकेश ने ये कारनामा किया है। ये नाटक हिंदी रंगमंच और नाटक की दृष्टि से, पाठकों की दृष्टि से एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और वो दृष्टि है अभिनेयता की दृष्टि। कोई भी नाटक तभी युगों युगों तक समय, बदलते समयों के साथ खेला जाता है जबकि वो अब बदलते समय के साथ अभिनेताओं के लिए एक चुनौती पेश करता है। आप देखेंगे कि ये नाटक एक ऐसा नाटक है जो किसी भी तरह के अभिनेता के लिए एक चुनौती पेश करता है। कालिदास का चरित्र हो, मल्लिका का चरित्र हो, अंबिका का चरित्र हो या विलोम का चरित्र हो, ये चार ऐसे चरित्र हैं जो अभिनय की दृष्टि से किसी भी अभिनेता के लिए चैलेंजिंग है, एक चुनौती की तरह है। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे नुक्ते इस नाटक के भीतर ऐसे हैं जो अभिनेता की दृष्टि से, उसे मंच पर जीवित करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे समझ से सबसे महत्वपूर्ण है मल्लिका का चरित्र, क्योंकि वो बहुत ही भीतरी गहराई और बहुत ही गहरा आत्मिक संस्पर्श लिए हुए है। वो चरित्र ऊपर जितना है, वो जितना कहता है, वो अपने संवादों के माध्यम से जितना व्यक्त करता है, उससे ज्यादा वो चरित्र भीतर है। यानी वो एक ऐसे बर्फ के टुकड़े की तरह है ये चरित्र, जिसका 1/4 तो सतह के ऊपर दिख रहा है, लेकिन जिसका 3/4 पानी में सतह के नीचे तैर रहा है, सतह के नीचे है। इसलिए जब कोई अभिनेत्री मल्लिका का चरित्र निभाने जाती है तो उसे मल्लिका के चरित्र के बहुत सारे डायमेंशन से, बहुत सारे उसके भीतरी आवेगों और भीतरी परिस्थितियों, भीतरी अंतर्द्वंद्वों और भीतरी तनावों को मंच पर प्रस्तुत करना होता है। कोई बहुत ही सिद्ध अभिनेता ही कालिदास, मल्लिका, अंबिका और विलोम के चरित्रों को निभा सकता है। इसलिए भी ये नाटक बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये नाटक 1959 में प्रकाशित होने और 1960-61 में पहली बार खेले जाने के बाद से लेकर आज 2020 तक भी जब भी किसी अभिनेता के हाथ में आता है तो उस अभिनेता के लिए सहज नहीं होता मल्लिका या कालिदास या अंबिका या विलोम के चरित्र को निभा पाना, क्योंकि इतनी भीतरी परतें इनके भीतर मोहन राकेश ने समो दी हैं, इतने परतदार हैं ये चरित्र, और उनके संवादों में जगह जगह पर इतनी परतें हैं उसके भीतर कि जो व्यक्ति बहुत सिद्ध नहीं होगा, जो स्टॉनिस्लावस्की से शुरू हुई जो अभिनय की पूरी यथार्थवादी परंपरा है, जिसमें पिछले दिनों हमारा साथ छोड़ गए इरफान जैसे हमारे अभिनेता भी शामिल थे, जो मूलतः यथार्थवादी अभिनय के शिल्पी थे और सिद्ध अभिनेता थे, जब तक कि उस तरह की कलावंतता और उस तरह की कला सिद्धि अभिनेता में नहीं होगी तब तक वो इन चरित्रों को निभा नहीं पाएगा। कालिदास का चरित्र एक तरफ रचनाकार और के अंतर्द्वंद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि दो पहलू, एक तो मूल जगह से छोड़कर एक दूसरी जगह पर चले जाना, भले ही वो राजर्षय के लिए ना हो, और दूसरी जगह एक रचनाकार और एक राजर्षय के बीच के अंतर्द्वंद। एक तीसरा स्तर कालिदास के माध्यम से व्यक्त होता है जो मल्लिका में भी सामने आता है, और वो है एक व्यक्ति के भीतर आए हुए परिवर्तनों को, और एक व्यक्ति के भीतर आने वाले परिवर्तनों को और व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले दबावों से आने वाले परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से। इस नाटक को राजाश्रय की या कालिदास की कथा ना मानकर, एक कवि या रचनाकार का नाटक ना मानकर, यदि एक प्रेमी युगल की कथा की तरह पढ़ा जाए, और जैसा कि पढ़ा जाना चाहिए, असल में इस नाटक की एक बहुत महत्वपूर्ण खूबी यह है कि ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, बहुत परतें इसके भीतर है। एक तरफ रचनाकार की परत है, दूसरी तरफ व्यक्ति की परख है, तीसरी तरफ ये एक प्रेमी जोड़े की कहानी भी इसके अंदर कहीं समाई हुई है। तो वो एक शुद्ध प्रेमी के रूप में कालिदास की परवर्ती जिंदगी में पड़ने वाले जो दबाव हैं और उनसे जो व्यक्तित्व उभर कर आता है कालिदास का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि ये जोड़ा, यानी कालिदास और मल्लिका का जोड़ा, प्रेम पर पड़ने वाले अनेक तरह के आधुनिक दबावों को अभिव्यक्त करता है। मल्लिका का चरित्र जहां उस पुरातन मानवीय और आधुनिक किस्म की प्रेम की नैतिकता को धारण करता है। मल्लिका का चरित्र एक बहुत ही नैतिक और अपनी नैतिकता के कारण ही एक बहुत ऊपर उठा हुआ चरित्र है, जो इतनी भीतरी रूप से गहरे नैतिक है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी मूल निष्ठा से, अपनी मूल नैतिकता से, अपनी मूल मूल्य प्रणाली से कहीं भी एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता। अंततः एक प्रेयसी के तौर पर वो एक बहुत ही उज्जवल चरित्र की तरह हमारे सामने आती है। वो कालिदास को इसलिए जानी जाने देती है ताकि कालिदास के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू उभर कर आए। मैं समझता हूँ कि पहले अंक में मल्लिका का जो चित्रांकन हुआ है, उस चित्रांकन में वो ये मानकर नहीं चल रही है कि कालिदास अब कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद हल्की कहीं उम्मीद है कि कालिदास शायद लौट सकता है, या कालिदास वापस आएगा, या उस नैतिकता का पालन करेगा जो नैतिकता प्रेम संबंधों की मूल नैतिकता है, वो कालिदास को जाने देती है। हम देखते हैं कि कालिदास, जो कि एक पुरुष भी है, अपनी इस नैतिकता से विचलित हो जाता है। वो अपनी इस नैतिकता को छोड़ देता है। वो अपनी प्रवृत्ति और यश वैभव की जिंदगी में इस बुरी तरह खो जाता है कि वो लौटकर ग्राम प्रांतर में मल्लिका की तरफ नहीं आता। ये एक ऐसा कालिदास है जिसने नई आधुनिक प्रवृत्तियों को धारण कर लिया है अपने भीतर।
मुझे याद आती है सूरदास की वो पंक्ति जहां गोपियां सूरदास कृष्ण के बारे में कहती हैं, प्रभु जी राजनीति पड़ आए। वो कहते हैं कि जब कृष्ण यहाँ थे वृंदावन में हमारे पास, तब तक वो बहुत ही सहज और भोले थे, पर जैसे ही वो मथुरा यानी कि नगर गए, मथुरा जाते ही उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया। जिस अर्थ में सूरदास राजनीति शब्द का उपयोग करते हैं, उसी अर्थ में मोहन राकेश के इस नाटक के बारे में मैं कह सकता हूं कि कालिदास भी राजनीति पढ़ आया है। इसलिए वह दूसरे अंक में ग्राम प्रांतर आता है, विवाहित होकर ग्राम प्रांतर आता है, परंतु वह मल्लिका इतनी भी नैतिकता नहीं रखता कि वह मल्लिका का सामना कर सके और मल्लिका से मिल सके। इसलिए प्रेम की एक अनूठे किस्म की कहानी, मैं इसे विक्टोरियन नैतिकता, आर्य समाजी नैतिकता या मार्क्सवादी नैतिकता के किसी खांचे में देखना नहीं चाहता, परंतु एक बहुत ही गंभीरता से एक आधुनिक नैतिकता है। शमशेर की वह पंक्ति है टूटी हुई बिखरी हुई कविता में, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। प्रेम में एक ही नैतिकता है, जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसे तुम मुझसे प्रेम करो। कालिदास इस आधुनिक नैतिकता से भी वंचित हो जाता है, वो उससे गिर जाता है। इसलिए इस नाटक को कालिदास और मल्लिका की प्रेमी युगल की जोड़ी के नाटक के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, और इसी के भीतर से मल्लिका का वो गरिमा में महिमाशाली चरित्र भी उभरता है, जो बहुत ही उज्जवल है और बहुत ऊंचे दर्जे का है। यही वो जगह है जहां इस नाटक का एक आधुनिक स्त्रीवादी या स्त्री केंद्रीय पाठ किया जा सकता है। मल्लिका को केंद्र में रखें तो एक खास तरह से आप देखते हैं कि मल्लिका के ऊपर पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाई गई नैतिकताओं का एक दबाव है, या एक तरह से उसमें एक अनुकूलित स्त्री है जो उन तमाम पुरातन पितृसत्तात्मक नैतिकताओं का पालन करना चाहती है, जो प्रेम में रहते हुए उसे पितृसत्तात्मक समाज देता है, जिसमें से एक मूल्य है एक निष्ठता का मूल्य, दूसरा मूल्य है त्याग का मूल्य, बलिदान का मूल्य। लेकिन एक आधुनिक स्त्रीवादी विचारक की तरह बिल्कुल सहज ये सवाल किया जा सकता है कि हर एक बार ये त्याग, ये बलिदान एक स्त्री को ही क्यों करना होता है? हर एक बार ये त्याग और ये बलिदान एक स्त्री ही क्यों करती है? यदि ये प्रेम एक दुतरफा और परस्पर संबंध है, तो क्या इस बात के भी उदाहरण है? क्या ऐसा भी कोई नाटक मोहन राकेश लिख सकते थे कि रचनाकार हो स्त्री, उससे प्रेम करने वाला पुरुष इस तरह के त्याग और बलिदान का परिचय दे, जैसा कि इस नाटक के भीतर मल्लिका देती है। ये जो स्त्री का एक फ्रेम है, लज्जालु, कोमल, शीलवती, त्यागी, बलिदानी, ममत्वमयी, रागमयी, जिस फ्रेम के भीतर इतने तरह के गुण हम मान कर चलते हैं कि स्त्री के भीतर होते हैं, और समाज जिन गुणों से स्त्रियों को अनुकूलित करता है, यानी एक नारी को, एक नारी बच्चे को स्त्री बनाता है, अंततः मल्लिका भी उन्हीं सभी पितृसत्तात्मक मूल्यों से अनुकूलित है, संचालित है, जिसमें त्याग और बलिदान हमेशा एक स्त्री को करना होता है। वो यहां तक त्याग करती है कि इतनी भीतरी तौर पर टूटन के बावजूद, जबकि आप देखते हैं कि इस नाटक में शुरू से ही खासतौर पर अंबिका और विलोम उसे बार बार अनेक तरह से उसे चेताते हैं, अनेक तरह से उसे सचेत करते हैं, परंतु मल्लिका का जो भीतरी बनाव है, जिसे मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आसानी से इस तरह से इसे पढ़ा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक समाज में अनुकूलित मल्लिका इन चेतावनियों के बावजूद ऐसा नहीं करती, और वो स्त्री की उसी पारंपरिक छवि में खुद को आबद्ध रखती है कि अंततः उसे एक दिन वह विलोम
जिसे वो कतई नापसंद करती है, एक तरह से जिससे उसका गहरा विराग और वितृष्णा है, उस विलोम के साथ रहना स्वीकार करती है, उसके बच्चे की मां बनती है। ये तो कहीं नाटक नहीं कहता कि विलोम ने बकायदा मल्लिका से विवाह किया, लेकिन यह कहता है कि वो दोनों रहते हैं साथ। तीसरे अंक में ही मल्लिका अपने लिए वारांगना शब्द का इस्तेमाल करती है। वो कालिदास से, अनुपस्थित कालिदास से बात करती है और कहती है कि मैं सुनती हूँ कि तुम उज्जैनी में तुम्हारा जीवन बदल गया है और तुम वारांगनाओं के पास जाते हो, पर तुमने उन वारांगनाओं के पास जाकर भी तुमने ऐसी वारांगना नहीं देखी होगी। वो अपनी तरफ इशारा करती है। एक तरह से मल्लिका इस समझौते को, जहां वो विलोम के निकट आती है, विलोम के साथ रहना स्वीकार करती है और अंततः विलोम की बेटी की मां बनती है, ये वही पारंपरिक पितृसत्तात्मक शुचिता बोध है जिसके कारण वो इस स्थिति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाती और वह खुद को वारांगना जैसे बहुत ही नकारात्मक और अवमानना करने वाले एक शब्द से खुद को पहचानती है। इसलिए हम इस नाटक के माध्यम से बहुत ही सहजता से एक स्त्री पर, आधुनिक स्त्री पर पड़ने वाले पितृसत्तात्मक समाज के दबावों की भी पड़ताल इनके भीतर से कर सकते हैं। भले ही मोहन राकेश ने यह काम सचेत होकर ना किया हो, ऐसा अनेक बार होता है कि रचनाकार बहुत भीतरी तौर पर सचेत नहीं होता, लेकिन वो जो पाठ हमारे सामने रखता है, वो पाठ हमें इतनी छूट देता है, वो पाठ इतना खुला पाठ होता है कि हम उसके भीतर प्रवेश करके इस तरह की पाठ की, इस तरह की व्याख्या की गुंजाइश हम निकाल सकते हैं। इसीलिए जब हम इसे एक प्रेमी युगल की कथा की तरह पढ़ते हैं तो कालिदास हमें एक बहुत ही साधारण तरीके से पितृसत्तात्मक समाज में अनुकूलित पुरुष की तरह दिखाई पड़ता है। ये एक ऐसा पुरुष है जो स्त्री को, यहां तक कि प्रेयसी को भी अपनी जरूरत पर ही अपने करीब आने की, निकट आने की अनुमति देता है। वो हर एक चीज उसके भीतरी संसार में बाधक है, जिसमें प्रेयसी भी, प्रेमिका भी, स्त्री भी एक तरह की बाधक है। अंबिका मल्लिका की तुलना में ऐसे पुरुषों को जानती है। कैसे जानती है इसका तो कोई संदर्भ नाटक में नहीं है, लेकिन पितृसत्तात्मक मूल्यों और नैतिकताओं से अनुकूलित पुरुषों के चरित्र को वो भली भांति जानती है। इसलिए वो कालिदास के बारे में कहती है कि यह व्यक्ति आत्मलिप्त व्यक्ति है, यह व्यक्ति खुद में ही डूबा रहता है, यह व्यक्ति सिर्फ अपने से प्यार करता है। ऐसे वाक्य वो कहती है। एक तरह से ये जो आधुनिक मनुष्य है, आधुनिक पुरुष है, उसके बारे में एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है। मुझे याद आती है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने अपनी आत्मकथा के संभवतः दूसरे या तीसरे खंड में किसी बांग्ला कवि लेखक के बारे में बात करते हुए लगभग ऐसी ही बात कही, जिसमें वो कहती हैं कि वो जब भी निकट आता था तो अपनी एक बहुत ही कमजोर, मार्मिक, पराजित छवि मेरे सामने पेश करता था। अपनी करुणा को, अपने दुख को वो सामने रखता था और ऐसा करके वो मुझे एक स्त्री के रूप में पाना चाहता था। ये जो तरीके हैं जो पितृसत्तात्मक समाज में अनुकूलित पुरुषों को, यहां तक कि रचनाकारों को भी सहज ही हासिल हो जाते हैं। 1959 के एक टेक्स्ट में मोहन राकेश कालिदास नाम के चरित्र के माध्यम से उसकी आत्मलिप्तता और उसकी आत्मसंकुचन के माध्यम से वो इस बात को बहुत गहराई से उभारने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि यहीं जाकर कालिदास की तुलना में विलोम का चरित्र एक उज्ज्वल चरित्र मालूम पड़ता है, जो अब इसकी दो तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं। एक उज्ज्वल चरित्र है, सफेद चरित्र है कि वो सहारा देता है, ऐसा भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि नाटक स्पष्ट नहीं है।
और इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि वो एक नकारात्मक चरित्र है जो एक स्त्री की विवशता का दोहन करता है, और ऐसा करने पर वो कालिदास का बिल्कुल पूरक या अनुवर्ती चरित्र मालूम पड़ता है। यानी फिर पुरुष के रूप में कालिदास और विलोम एक खास तरह से सत्ता में अनुकूलित और स्त्री का दोहन और शोषण करने वाले, उसकी भावना और उसकी काया का शोषण करने वाले दो पुरुषों के रूप में सामने आते हैं। इसलिए बहुत सारी जगह है इस नाटक के भीतर जहां इस नाटक को मल्लिका की कथा के रूप में या मल्लिका और कालिदास की प्रेम कथा के रूप में इस नाटक को पढ़ा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जैसे कि एक पहलू और है, और वह है पहलू है रचना प्रक्रिया का पहलू। मुझे याद नहीं पड़ता कि हिंदी के किसी नाटक में या भारतीय भाषाओं के किसी नाटक में इससे पहले या इसके बाद किसी रचनाकार की रचना प्रक्रिया के बारे में इतने सारे सूत्र हमारे सामने उभर कर आते हों। आपको याद रखना होगा कि ये वही ज़माना है जब मोहन राकेश कालिदास की रचना प्रक्रिया के कुछ बुनियादी बातों को की तरफ इस नाटक के भीतर इशारा करते हैं। जब मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी के निबंध लिख चुके थे, और एक साहित्यिक की डायरी पुस्तक तो संभवतः प्रकाशित नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लेकिन एक साहित्यिक की डायरी के निबंध श्रृंखला के रूप में नाम की पत्रिका जिसका संपादन हरिशंकर परसाई करते थे, उस पत्रिका में छपे थे। तो रचना प्रक्रिया के बारे में उस जमाने में विचार विमर्श हो रहा था। मुक्तिबोध एक तरह से विचार कर रहे थे, अज्ञे एक तरह से विचार कर रहे थे, और तारसप्तक की टिप्पणियों में कवियों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में, दूसरा सप्तक की टिप्पणियों में, आत्मवक्तव्यों ने, रचनाकारों ने अपनी रचना प्रक्रियाओं के बारे में कुछ कुछ कहने की कोशिश की थी। यानी रचना प्रक्रिया एक पहलू था जो 40 और 50 के दशक में, यानी 42-43 से लेकर 60-61 ये जिसके दरमियान ये नाटक लिखा गया है और मोहन राकेश का एक रचनाकार के रूप में निर्माण हुआ है, उस दरमियान वो रचना प्रक्रिया के बारे में भी सोच रहे हैं। और इस नाटक के भीतर भी बहुत सारी ऐसी बातें वे कहने की कोशिश करते हैं। ये नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इस नाटक की नाट्य योजना के कारण। थिएट्रिकल डिजाइन, यानी वो डिजाइन जिससे कि मंच पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है। यानी इब्राहिम अलकाजी ने जब इसे पहली बार मंच पर प्रस्तुत किया तो जो देखने वाला दृश्यबंध है, जिस दृश्यबंध की उन्होंने रचना की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु मोहन राकेश ने 1959 में इसके प्रदर्शन से पहले ही जिस दृश्यबंध की रचना इस नाटक के भीतर की और जिस तरह की नाट्य योजना में यह नाटक लिखा, कला की दृष्टि से, कलात्मकता की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश ने एक कल्पित कहानी अपने लिए ली जिसमें कालिदास का चरित्र लिया, उससे कुछ आधार लिए। चरित्र की कल्पना पूरी तरह उनकी नई और मौलिक थी। उसके साथ उन्होंने अपने अभिप्रेत को व्यक्त करने के लिए अंबिका, मल्लिका, विलोम, मातुर, निक्षेप, प्रियंगु मंजरी, अनुस्वार, अनुशासिक, रंगनी और संगनी जैसे चरित्र लिए, और इन चरित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही। ये जो योजना है 3 अंकों में कथा को बांटने की योजना, ये नाटक इतना चुस्त, इतना शार्प, इतना तीक्ष्ण है। एक भी अनर्गल, एक भी अनावश्यक गतिविधि इस नाटक के भीतर नहीं है। इसलिए इस नाटक की गति, रंगमंच की दृष्टि से देखें तो इस नाटक का डिजाइन और इस नाटक की गति बहुत जबरदस्त है। वो लगभग नाटक शुरू होने से लेकर और नाटक के अंत होने तक इस नाटक की गति बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है। पूरी कथा को, जिस कथा के माध्यम से मोहन राकेश अपनी बात कहना चाहते हैं, इस पूरी कथा को 3 टुकड़ों में बांटना, यह बहुत महत्वपूर्ण काम था जो मोहन राकेश ने कलावंत की तरह से यह काम किया। और इन 3 टुकड़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है उस प्रकोष्ठ की, उस दृश्यबंध की
योजना, जिस दृश्य के बंद के माध्यम से वो नाटक को कहते हैं। नाटक के पहले अंक में, नाटक के दूसरे अंक में और नाटक के तीसरे अंक में मल्लिका अंबिका का जो घर हमारे सामने आता है। पहले अंक में वो देखिए कि खुशनुमा, उत्सवी, समृद्ध एक वातावरण है, खुश वातावरण उस दृश्यबंध से उससे प्रकट होता है। चीज़ें सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी एक उम्मीद से भरी हुई है। दूसरे अंक में वो वैसा नहीं रह जाता, उसमें एक पतन है, उसमें एक निराशा है, उसमें एक टूटन है। और तीसरे अंक में वो बुरी तरह जीर्ण शीर्ण है और वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वो प्रकोष्ठ, मल्लिका अंबिका का वो घर जो सामने दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से मोहन राकेश ने एक तरह से मल्लिका की जिंदगी को ही, मल्लिका की जिंदगी में आने वाले क्रमिक बदलावों को और उसकी भीतरी टूटन को, एक रंग, एक बदल होते जाने तक की पूरी यात्रा को, खुशियों से भरे हुए जीवन से, उमंग और उत्साह से भरे हुए जीवन से एक उमंगहीन निराशा में डूबे हुए जीवन तक, इस पूरी मल्लिका की यात्रा को मोहन राकेश व्यक्त करते हैं उस दृश्य के माध्यम से, उस दृश्यबंध के माध्यम से, उस प्रकोष्ठ के सामने से के माध्यम से जो प्रकोष्ठ हमें सामने दिखाई देता है। अद्भुत योजना है इस नाटक की, जिसे मैं ड्रामेटिकल डिज़ाइन कह रहा हूँ, जो थिएट्रिकल डिज़ाइन का यानी रंगमंचीय अभिकल्पन का मूल है। उस दृष्टि से ये नाटक बहुत ही अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दूसरी इसकी नाट्य योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसे बहुत ही भीतरी काव्यात्मक संस्पर्श दिए रहता है और भीतरी एक काव्यात्मकता की सृष्टि करता है, वो है आषाढ़ का चयन। ये नाटक 3 अंकों में तीनों बार आषाढ़ सामने है। आषाढ़ के एक शाम के माध्यम से, घिरती हुई शाम और रात में मिलती हुई शाम के माध्यम से कहा है मोहन राकेश ने। पहले दिन आषाढ़ उमंग और उत्साह है। आप देखें, मल्लिका जब आती है, प्रवेश करती है नाटक के भीतर, तो वो भीग कर आई है, वो रोमांस में भीगी हुई है, वो प्रेम में भीगी हुई है, वो भविष्य की परिकल्पनाओं में भीगी और डूबी हुई है। आषाढ़ एक तरह के नए जीवन का एक बिंब और प्रतीक बनकर उभरता है पहले अंक में। पर दूसरे अंक में जाकर ये आषाढ़ एक ऐसे आषाढ़ में बदल जाता है जहां इतनी तेज बारिश है कि आदमी चारों तरफ से घिर जाता है और उसे कोई रास्ता उससे बाहर आने का नहीं सूझता। वही मल्लिका जो पहले अंक में आषाढ़ जहां उमंग का, उत्साह का, भविष्य की सुंदर परिकल्पनाओं का बिंब पेश करता है, वहीं दूसरे अंक में आषाढ़ उसके चारों तरफ से घिर जाने का एक बिंब पेश करता है। और तीसरे अंक में आषाढ़ कीचड़ से लथपथ हो जाने। अंक में एक छोटा सा संकेत है, जिसमें दरवाजे पर खड़ा हुआ विलोम कीचड़ में, जब दरवाजे से बाहर जाता है तो वो कीचड़ में डूब गया है, वो कीचड़ से लथपथ हो गया। तीसरे अंक का आषाढ़ वो आषाढ़ है जो उमंग, उत्साह और भविष्य की परिकल्पनाओं का नहीं है, बल्कि जो कीचड़ में गिर जाने का, कीचड़ में लथपथ हो जाने का। ये जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को किस तरह मोहन राकेश ने आषाढ़ के बिंब के माध्यम से पेश किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, और आपने बहुत ही गंभीरता से ये बातचीत सुनी है और बहुत सारी बातें आप अपने संकेतों के माध्यम से कह रहे हैं। लेकिन एक आखिरी बात कहकर मैं इस बात को ख़त्म करूंगा, और वो ये है कि नाटक के तीनों अंकों का अंत मल्लिका के रोने से होता है। पहले अंक में मल्लिका रो रही है प्रेम के त्याग और बलिदान करने के बावजूद कालिदास के साथ न रह पाने की जो विवशता है उसके कारण, और एक बहुत अद्भुत संबंध मल्लिका और अंबिका के बीच, माँ और बेटी के बीच दिखाई देता है। मुझे याद आ रही है कृष्णा सोपती की कहानी ऐ लड़की। ऐसा ही जबरदस्त एक
पार्टनरशिप, जबरदस्त परस्परता अंबिका और मल्लिका में दिखाई देती है। अंबिका यूं तो मल्लिका के किसी निर्णय की समर्थक नहीं है, पर ये इस मौके पर उसका साथ देती है और भावनात्मक रूप से उसे बहुत करीब रखती है, उसका सहारा बनती है। दूसरे अंक में फिर मल्लिका रोती है। ये रुदन अपमान का रुदन है। प्रियंगु, मंजूरी, अनुस्वार और अनुशासिक उसे उसके आत्माभिमान पर गहरी चोट देकर गए हैं, और इस चोट पर एक और चोट दी है विलोम ने। अपमान का दुख, अपमान की पीड़ा, वो जो उम्मीद थी उसके टूट जाने की पीड़ा। कालिदास से किसी भी तरह की उम्मीद के टूट जाने की पीड़ा है, रोती है। पर अभी भी रोने के लिए उसके पास एक कंधा है, मां अंबिका का कंधा। नाटक की व्याख्या करते हुए अक्सर अंबिका और मल्लिका को परस्पर विरोधी चरित्रों के रूप में देखा गया है, पर आप देखें कि ये जो एका है, ये जो परस्परता है अंबिका और मल्लिका की, जो दोनों अंकों के अंत में प्रकट होती है, वो जबरदस्त है। और तीसरे अंक का अंत भी, और एक तरह से नाटक का अंत भी होता है मल्लिका के रुदन से। कालिदास आकर जा चुका। ये कितना क्रूर चरित्र सामने आता है हमारा, अपने में डूबा हुआ कालिदास। जब वो आता है तो कहता है कि हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, हम मत से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वो दूसरे पुरुष से पैदा हुई एक बेटी की आवाज सुनता है तो मल्लिका के प्रति उसकी सारी भावुकता काफूर हो जाती है, उड़ जाती है हवा में, और वो मल्लिका को छोड़कर, अकेला छोड़कर चला जाता है। और मल्लिका फिर एक बार रोती है। लेकिन अब उसके पास अंबिका का कंधा नहीं है। अब उसके पास एक नई उभरती हुई जो भविष्य की स्त्री है, वो है उसके साथ, वो उसकी खुद की बेटी। वो कहती है तीसरे अंक में कि पहले माँ थी जो इस घर की देखरेख करती थी, मुझे संभालती थी, और अब मैं हूँ जो इस घर को संभाल रही है। तो ये जो रुदन है तीनों अंकों के आखिर में, मैं फिर इसका कोई स्त्रीवादी पाठ हो तो बहुत ही स्वाभाविक ढंग से ये प्रश्न किया जा सकता है कि अंततः स्त्री के ही हिस्से में ये रुदन क्यों है। ये सवाल जब आप पूछेंगे कि अंततः स्त्री के ही हिस्से में ये रुदन क्यों, तो आप पूरी एक कहानी पितृसत्ता की, कई हजार सालों के अपमान और शोषण की, और अपने ढंग से अनुकूलित करके भावनाओं और काया का, आत्मिकता का दोहन करने की जो पूरी कहानी है, वो आपके सामने उभर कर आ जाएगी। लेकिन तीनों अंकों का समापन मल्लिका के रुदन से होता है। ये बात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ कहती है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन मैं सवाल लेने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद समय सीमा को पार कर चुका हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सवालों के जवाब फिर मैं कभी फिर किसी और बातचीत में, किसी और माध्यम से आपको दूंगा। आप सब मेरे साथ जुड़े। आषाढ़ का एक दिन जैसी महत्वपूर्ण और लगभग क्लासिक हो चुकी नाट्यकृति के बारे में हमने बातचीत की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपको, आपके प्रति अपना और राजपाल एंड सन्स की ओर से आभार, और पुनः आभार व्यक्त करता हूं राजपाल एंड सन्स का, जिन्होंने मुझे आषाढ़ का एक दिन जो उन्होंने ही प्रकाशित की है, और जिस पर पिछले साल उन्होंने एक कृति मूल्यांकन श्रृंखला के तहत निबंध किताब भी प्रकाशित की है, और उसे फिर आषाढ़ का एक दिन को बातचीत के केंद्र में लाने की एक कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने मुझे इस नाटक पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। इस बात के लिए मैं राजपाल एंड सन्स का, समूचे प्रकाशन परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, शुभ संध्या।